hello everyone, my name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. I hope आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हेल्दी होंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरी या डाउट है then you can write down in the comment section. I would be happy to answer it. ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड दी रशियन रेवोल्यूशन की। ये आपका क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर है। ऑलरेडी इसकी 3 वीडियोस बन चुकी है। दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 4। वो मैं लिख दूंगी नीचे कि ये कौन सा पार्ट है। वैसे दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 4। तो जो पहले की 3 वीडियोस हैं, मैंने उसके अंदर आपके साथ में जो सेगमेंट 1 है दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप कि सोशलिज्म कैसा है यूरोप के अंदर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप, तो सोशलिज्म इन यूरोप को पहले 3 पार्ट्स में मैंने वही डिस्कस किया है। दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 के अंदर हम द रशियन रेवोल्यूशन को ग्रेटर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपकी बुक के अंदर यूनिट 2 विच इज योर द रशियन रेवोल्यूशन। तो आज से हम रशिया की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 एटलीस्ट जरूर देख लो, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था कि उस समय का जो रशिया था उसको हम सिर्फ रशिया नहीं कहते थे, वी यूज टू कॉल इट यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। वो उस समय पर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस जब तीनों आपस में कंबाइन होते थे तो उसको हम यूएसएसआर कहते थे। अब हम रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। अभी सोशलिज्म इन यूरोप को हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये पहले हम पढ़ चुके हैं। सो द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज द रशियन रेवोल्यूशन। आज की क्लास में हम रशियन रेवोल्यूशन को काफी ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब रशिया को डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं? वहां की सोसाइटी देखेंगे, वहां का पॉलिटी देखेंगे, वहां की इकोनॉमी देखेंगे, वहां का कल्चर देखेंगे। दिस इज हाउ वी स्टडी अ कंट्री। अगर कोई इंडिया को भी पढ़ेगा तो वो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन देखेगा, इंडिया की सोशल कंडीशन देखेगा, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन देखेगा। तो रशियन रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस को समझना होगा, हमें उस समय की सोशल कंडीशंस को समझना होगा, हमें उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना होगा, राइट? तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैं आपको बार बार यूपीएससी के लिए भी बताती हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप यूपीएससी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? आप वहां का पॉलिटिकल कंडीशन, वहां का सोशल कंडीशन, वहां का इकोनॉमिक कंडीशन, वहां का कल्चरल कंडीशन, तो ये सारी चीजों को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, विच इज योर पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, अगर आपने ये कुछ 4-5 चीजें अपने आंसर में हर जगह की प्रिपेयर कर ली, देन यू आर गोइंग टू राइट अ वेरी वंडरफुल आंसर। ठीक है, तो रशिया के केस में भी हम रशिया की पॉलिटिकल कंडीशंस को स्टडी करेंगे, वहां की सोशल कंडीशंस को और वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस को। अब बात करते हैं 1914 की। 1914 के अंदर, 1914 के अंदर आपके कौन से राजा रूल कर रहे थे रशिया के अंदर? जार निकोलस II। Who was ruling at that point of time in Russia? Tsar Nicholas II was the king in Russia। 1914 के अंदर जो हमारे राजा थे वो कौन थे? आपके जार निकोलस II। अब इसके अंदर हम बात करते हैं सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट। अब जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ में क्या डिस्कस किया? सोशलिज्म बार बार डिस्कस किया कि सोशलिस्ट कौन होते हैं, सोशलिस्ट कैसे आए, तो ये सारी चीजें मैंने सोशलिस्ट के लिए डिस्कस किया था। सो सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। रशिया के अंदर सरकार अब किसके हाथ में चली गई? सोशलिस्ट के हाथ में चली गई।
थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन। अभी चैप्टर के अंदर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था। अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान जो कि आपका 1917 में हुआ है। देखो 1914 के अंदर आपके जार निकोलस II राजा थे। 1917 के अंदर अक्टूबर रेवोल्यूशन में आपके सोशलिस्ट ने रशिया को टुक ओवर कर लिया। द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917। तो 1917 फरवरी 1917 के अंदर मोनार्की का क्या हो गया, फॉल हो गया, यानी कि जार निकोलस को हटा दिया गया, मोनार्की का फॉल हुआ। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि 1914 के अंदर कौन सा राजा रूल करता था? जार निकोलस II वॉज रूलिंग इन रशिया इन 1914। 1914 के अंदर जार निकोलस II रूल करता था। फिर हमने ये बोला कि 1917 में जो सोशलिस्ट होते हैं वो आपकी मोनार्की को हटा देते हैं, यानी कि जार निकोलस II को हटा देते हैं। तो जार निकोलस II को हटाने के लिए ही पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है। तो यानी कि उस समय पर जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ 1917 के अंदर, और फरवरी में जो राजा को हटाया गया, मोनार्की को हटाया गया, तो जो इवेंट्स आपके अक्टूबर में और फरवरी के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं, उन्हीं इवेंट्स को हम कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन। अभी आगे चल के जब हम चैप्टर को आगे ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं ये डेफिनेटली डिस्कस करूंगी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ, या फिर रशियन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ और मोनार्की को कैसे हटाया गया, राइट। तो आगे बात करते हैं। ये तो हो गए उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन। तो पॉलिटिकल कंडीशन देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि रूल तो एक राजा करता था 1914 में। इट मीन्स कि वो राजा अच्छे से रूल नहीं कर रहा, वो राजा अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पाया, तभी वहां के लोगों ने सोशलिज्म वहां पर आ गया और सोशलिस्ट ने मिल के वहां की मोनार्की को हटा दिया। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो था, एंड दिस इज द पॉलिटिकल सिनेरियो बिफोर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले का पॉलिटिकल सिनेरियो भी डिस्कस किया हमने। अभी आगे की चीजें डिस्कस करते हैं कि रशिया के अंदर, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि रशिया के अंदर उस समय पर सोशल कंडीशंस क्या थी। देखो पॉलिटिकल कंडीशंस मतलब राजनीतिक, जो पॉलिटी है वो क्या है आपकी, जो राजनीतिक जो भी कंडीशंस है, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है, वहां की पॉलिटी से रिलेटेड हो गया। अब ये सोशल कंडीशंस मतलब समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस थी। अब आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, देखिए यूरोप के अंदर और रशिया के अंदर दोनों ही जगह पर क्रिश्चियनिटी प्रेवलेंट थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या थे, क्रिश्चियंस थे। सो सोशल कंडीशंस में क्या आया, द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मैंने आपको वीडियो 1 के अंदर डिस्कस किया था कि कैथोलिक्स कौन होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है वो लोग जो कि रूढ़िवादी विचारधाराओं के हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, रशिया के अंदर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उस समय पर प्रेवलेंट थी, यानी कि क्रिश्चियंस थे, बट वो क्रिश्चियंस न्यू आइडियोलॉजीज वाले नहीं थे, मतलब उनके प्रोटेस्टेंट्स जैसे विचारधाराएं नहीं थी। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट, बिकॉज तभी आपको समझ में आ पाएगा कि प्रोटेस्टेंट्स क्या करते थे, क्या था उनकी आइडियोलॉजी। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। ऐसा नहीं था कि कंट्री में बाकी तरीके के लोग रह नहीं रहे थे उस समय पर। कौन कौन से लोग रह रहे थे, एक तो आपके रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग, एक आपके कैथोलिक्स भी रह रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रह रहे थे, मुस्लिम्स भी रह रहे थे, बुद्धिस्ट भी रह रहे थे। लेकिन प्रेवलेंट कौन थे, यानी कि मेजॉरिटी रिलीजन क्या था। जैसे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी रिलीजन क्या है, हिंदुइज्म है, ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो उस समय पर सोशल कंडीशन रशिया के अंदर क्या था कि मेजॉरिटी वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। लेकिन ये जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, ये कहां से आया था,
ओवर फ्रॉम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है उसी से आपका रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी आया था। आई होप आपको उस समय का सोशल कंडीशन समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन की, कि कैसे उस समय की रशिया की इकोनॉमिक ऐसी क्या हालत हुई। अब देखो, कोई भी रेवोल्यूशन आएगा, पहला पॉलिटी में लोग राजा से दुखी है, राजा दुखी है, राजा अच्छे कानून नहीं बना रहा। सोसाइटी के अंदर लोग इसलिए दुखी है क्योंकि ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चल रही है, बाकी लोगों की तो सुनी नहीं जा रही, तो इसलिए ये लोग परेशान है। अब इकोनॉमी के अंदर किसी भी जगह पर अगर हमें कोई भी रेवोल्यूशन लाना है तो मतलब रेवोल्यूशन तभी आएगा अगर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है। अगर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आपकी ठीक चल रही है तो कोई रेवोल्यूशन आने वाला नहीं है। अगर आप दिखा दोगे लोगों को कि इकोनॉमी गड़बड़ है इस कंट्री की, तो फिर फटाफट वहां के लोग रिवोल्ट करेंगे, हाय हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से चेंजेस आएंगे ना, फिर ही तो रेवोल्यूशन आएगा। तो कह रहे हैं इन दी अर्लियर 20th सेंचुरी, ये अर्लियर है यहाँ पर, इन दी अर्लियर 20th सेंचुरी वास्ट मेजॉरिटी वर एग्रीकल्चरलिस्ट। तो ज्यादातर लोग क्या थे? एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे। यूरोप के अंदर भी, मतलब रशिया के अंदर, सॉरी यूरोप नहीं, रशिया के अंदर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे, खेती बाड़ी करते थे। हमें ये नहीं समझना वहां पे उस समय पर डॉक्टर इंजीनियर ही थे सिर्फ, ठीक है। तो वहां पर ज्यादातर लोग क्या थे? एग्रीकल्चर करते थे। 85% earned their livelihood from एग्रीकल्चर। जो उनका रोजमर्रा का जो खर्चा करते थे या जो अपना लाइवलीहुड वो अर्न करते थे, जो रोजगार चलाते थे, वो कहां से आता था? एग्रीकल्चर से आता था। रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। अब आप देख रहे हो कि उस समय पर जो मेजर एक्सपोर्ट करता था ग्रेन, वो कौन करता था? रशिया करता था। रशिया इनफैक्ट उस समय पर अलग अलग कंट्रीज में भी ग्रेन को एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। सो कल्टीवेटर्स, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन्हें हम कल्टीवेटर्स कहते हैं। तो जो कल्टीवेटर्स है, प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट एंड फॉर देयर ओन नीड्स, यानी कि जो कल्टीवेटर्स थे उस समय के, वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और अपनी खुद की आवश्यकताओं के लिए, अपनी खुद की सब्सिस्टेंस के लिए, लिविंग के लिए भी ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते थे। तो अब देखेंगे कि धीरे धीरे कंडीशन ये थी। अब आगे पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में भी ऐसा क्या हुआ कि लोग एकदम रिवोल्ट पे आ गए। भाई बाहरी ग्रेन्स आप देते जा रहे हो, खुद की कंट्री के लिए, खाने के लिए नहीं बच रहा, तो ऑब्वियसली रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। रेवोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी कि पॉलिटिकल कंडीशंस को आगे ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे, सोशल को डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक को डिस्कस करेंगे, और फिर आगे के रशियन रेवोल्यूशन को ग्रेटर डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। सो एज वी आर डूइंग दी रशियन रेवोल्यूशन, और रशियन रेवोल्यूशन के अंदर हमने बहुत सारी कंडीशंस को पढ़ा था। We talked about the political conditions, we talked about the economic conditions, we talked about the social conditions. So हमने कुछ economic conditions पहले पढ़ी थी, और अब हम economic conditions को काफी greater detail में discuss करेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली में क्यों हुआ। कोई भी अगर रेवोल्यूशन होता है तो वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ही होता है, कि भाई अगर वहां की इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगी तभी वहां पर रेवोल्यूशन होगा, चेंज आया जाएगा। तो क्या क्या कंडीशंस रही होंगी? इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से हिली होगी कि रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया। सो कंडीशन नंबर 1, पहला ये हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ? इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स मेनली इन 2 एरियाज। नंबर 1 इज पीटर्सबर्ग एंड नंबर 2 इज मॉस्को। ये दोनों जगहें जो है रशिया के अंदर, इन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा क्या होती थी? आपकी इंडस्ट्रीज होती थी। तो कहां पर ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी? पीटर्सबर्ग में और मॉस्को के अंदर, इन 2 जगहों पर आपकी इंडस्ट्रीज थी। फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रीज थी तो फिर अगले पॉइंट में लिखा है लार्ज फैक्ट्रीज existed alongside crafts workshop.
देखो, एक तो होता है कि आप किसी क्राफ्ट के थ्रू कुछ सामान बना रहे हो, ठीक है, जो हैंडमेड होता है, या अगर आप कभी दिल्ली हाट गए होंगे या आईएनए की जो मार्केट है वहां पर आपने देखा होगा, तो ज्यादातर जो सामान होता है ना वो क्राफ्ट के थ्रू बनाया जाता है, यानी कि कुछ जोड़ के, या बच्चों ने ग्लास पेंटिंग की होती है, या कुछ हैंडीक्राफ्ट होता है, तो दैट इज क्राफ्ट वर्कशॉप, राइट। अब दो चीजें हो रही हैं, एक तो लार्ज फैक्ट्रीज भी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं, और साथ ही साथ में आपकी क्राफ्ट की वर्कशॉप भी है। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रशिया के अंदर। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो प्रोग्रेस तो होगी, धीरे धीरे रेवोल्यूशन तो आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन 1890 के अंदर क्या हुआ, मेनी फैक्ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज आने लगी उस समय पर। फिर क्या हुआ, रेलवेज गॉट एक्सटेंडेड। देखो, फैक्ट्रीज ग्रो हो गई तो यहाँ पर हमारी फैक्ट्रीज बनने लगी। फिर साथ में क्या हो गया, फैक्ट्रीज में सामान को हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, थ्रू द मीडियम ऑफ रेलवेज, रेल ट्रैक्स बनेंगे, रेलवेज के थ्रू सामान इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। फिर कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें आगे चलकर हमारे लिए रेवोल्यूशन का काम करेगी, कि पहले तो इंडस्ट्रीज सिर्फ मेनली दो ही जगह पर पाई जाती थी, फिर धीरे धीरे कह रहे हैं कि क्राफ्ट वर्कशॉप के साथ साथ में भी फैक्ट्रीज खुल गई। फिर कह रहे हैं कि हर जगह पर 1890 के अंदर हर जगह पर फैक्ट्रीज खुलने लगी, हर एक जगह जगह पर। फिर कह रहे हैं उस सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रेलवेज बनाए गए। फिर उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड। जो इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे का जो निवेश किया जाता है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्रीज हो गया। फिर इससे क्या हुआ, मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब रशिया के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। इतना डेंजरस कॉन्सेप्ट है कि रशिया के अंदर लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का इनिशियली अधिकार था ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जितनी इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। अगर आप क्लास 12th में कभी भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, और एनसीईआरटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस का जो कोल्ड वॉर वाली आपकी जो बुक है, उसका अगर आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर शॉक थेरेपी के बारे में लिखा हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप क्लास 12th में नहीं भी हो तो भी आप गूगल से एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लो, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, एंड जस्ट रीड दैट कि शॉक थेरेपी क्या था। तो उससे आपको रशिया की कंडीशन समझ में आएगी कि वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होना कितना डेंजरस है, ठीक है। उस समय पर ऐसा लगता था जैसे किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ये सॉर्ट ऑफ क्राइम हो गया, इस तरीके की सिचुएशन थी। तो वो वाली सिचुएशन को समझने के लिए आप वो चैप्टर रीड कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लिखा है मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो ये इंडस्ट्रीज लगी, ये इंडस्ट्रीज सरकार ने नहीं लगाई, ये ज्यादातर किसकी प्रॉपर्टी हो गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो उद्योगपति थे बड़े बड़े उनकी। फिर लिखा है गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड फैक्ट्रीज टू इंश्योर। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, फैक्ट्रीज का सुपरविजन करती थी। और फैक्ट्रीज का सुपरविजन कैसे, दो तरीके से। सबसे पहला कि मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, कि जो वर्कर्स है उनको एटलीस्ट कुछ मिनिमम वेज तो मिले ही मिले। अगर 100 रुपए एक दिन के मिलने हैं तो वो सारे वर्कर को मिलेंगे ही मिलेंगे। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वहां पर कुछ और होगा। तो कुछ मिनिमम वेज वहां के लिए सेट की गई। और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, कि सारा दिन ऐसे नहीं कि मतलब आप वर्कर से काम करा रहे हो, ऐसा वहां पर बैन किया गया कि ऐसा नहीं होगा। वर्कर्स के लिए भी कुछ लिमिटेड सेट आवर्स होंगे जिसमें वो काम करेंगे। दीज आर दी इकोनॉमिक कंडीशंस
बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। आगे पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के दौरान क्या होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंडीशंस इन रूरल रशिया। तो यानी कि जो रूरल रशिया, रूरल मतलब जो आपका गांव वाला एरिया है, वहां के रशिया में उस समय पर कैसी कंडीशंस थी। तो नंबर 1, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, कंट्री के साइड वाली जगह नहीं, इसका मतलब होता है रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब विलेज एरिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंट्री साइड मतलब कंट्री के साइड वाली जगह, तो ये नहीं होता। इसका मतलब है रूरल एरिया, विलेज एरिया। कंट्री साइड का मतलब विलेज एरिया। तो विलेज है तो ऑब्वियसली विलेज एरिया में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होगा। तो एग्रीकल्चर होगा तो पेजेंट्स क्या करेंगे, यानी कि जो आपके फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। सो इन दी कंट्री साइड peasants cultivated most of the land. So peasants used to cultivate most of the land. And another point is nobility, crown and orthodox church owned large properties. कह रहे हैं पहला पॉइंट तो ये हो गया कि विलेज एरिया के अंदर जो आपके पेजेंट्स है, फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और कल्टीवेट करते हैं मोस्ट ऑफ द लैंड को। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो नोबिलिटी है, क्राउन है यानी कि जो राजा है, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, रूढ़िवादी विचारधारा की जो चर्च है, ठीक है। तो ये वाला मैंने ऑर्थोडॉक्स चर्च क्या होता है ये मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। ओन लार्ज प्रॉपर्टीज, तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज किसके पास में होती है, नोबिलिटी यानी कि जो राजा के मंत्री है, मिनिस्टर्स है, उनके पास है। क्राउन के पास है यानी कि खुद राजा के पास है, और आपके चर्च के पास है। देखिए कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है तो ऑब्वियसली उसके पास में पावर होती है, उसके पास में प्रॉपर्टी होती है, मनी होता है। तो वहां के अंदर मतलब रशिया के अंदर पावरफुल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपका कौन सा हो गया, चर्च। और चर्च में भी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास में ज्यादा पावर थी। आगे बात करते हैं। पेजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर दी नोबिलिटी, जैसे लाइक दी वर्कर्स ओनली, वर्कर्स को भी नोबिलिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। सिमिलर मैनर में गांव वाला जो एरिया था, रूरल एरिया था, जो विलेज एरिया था, वहां पे जो पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको भी कोई रिस्पेक्ट नोबिलिटी के लिए नहीं था। फिर आगे लिखा है इन रशिया पेजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, frequently they refused to pay the rent and even murdered landlords. एक ऐसी सिचुएशन आई, मतलब जो नोबल्स थे उन्होंने पेजेंट्स को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पेजेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम नोबिलिटी को कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, नोबिलिटी को हम रेंट पे नहीं करेंगे, जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसको हम किराया नहीं देंगे। वहां के रशिया के पेजेंट्स ने ये डिसाइड किया और उन्होंने रिफ्यूज किया कि हम रेंट पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो दीज आर द कंडीशंस बिफोर द रेवोल्यूशन। कि रेवोल्यूशन हुआ क्यों, बहुत सारे बच्चे तो कारण ही नहीं समझ पाते कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। सो दीज वर द कंडीशंस इन द रूरल एरिया। ये वहां की इकोनॉमिक कंडीशन थी, वहां की सोशल कंडीशन ऐसी थी कि वहां के जो पेजेंट्स थे वो इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गए थे कि उन्होंने मना कर दिया एट द एंड ऑफ द डे कि हम रेंट पे नहीं करेंगे। और सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स हो गई कि उन्होंने बाद में अपने लैंडलॉर्ड्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो हम उसको बोल देते कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। बट रशिया के अंदर आप देखेंगे कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उनको अपने लैंडलॉर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे, तो पेजेंट्स ने क्या किया, जाके लैंडलॉर्ड्स को मारना शुरू कर दिया, उनको मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। सो कह रहे हैं इन 1902 के अंदर दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। पूरे साउथ रशिया के अंदर 1902 में ये जो सिचुएशन थी ये लार्ज स्केल पर होने लगी। एंड इन 1905 such incidents took place all over रशिया। पूरे के पूरे रशिया के अंदर 1905 के अंदर ये सिचुएशन पूरे रशिया में होने लगी।
पहले तो सिर्फ सदर्न रशिया के अंदर ये होता था कि जो पेजेंट्स होते थे वो अपने लैंडलॉर्ड्स का जाके क्या कर देते थे, मर्डर कर देते थे। बट बाद में क्या होने लगा, 1905 के अंदर थ्रू आउट योर रशिया, पूरे के पूरे रशिया के अंदर जितने भी पेजेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड का क्या कर देते थे, मर्डर कर देते थे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। So now we are going to talk about the working conditions of industrial laborers in Russia. जैसे कि हमने पिछली वाली स्लाइड में बात की थी कि पेजेंट्स की वर्किंग कंडीशंस कैसी थी रशिया के अंदर। पेजेंट्स की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने एंड में अपने लैंडलॉर्ड्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया था, मर्डर करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज के अंदर जो लेबर्स थे, यानी कि जो लेबरर्स थे जो कि काम करते हैं, लेबर जो होती है काम करती है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उनके हालात कैसे थे। अब रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आएगा, लेकिन रेवोल्यूशन कब आएगा, जब वहां पर प्रॉब्लम्स होंगी तभी तो रेवोल्यूशन आएगा। तो इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर्स की क्या कंडीशन थी, वो लोग कैसे सरवाइव करते थे, तो वो सारी चीजों को अब हम देखेंगे। जब हमें वहां के वर्कर्स की कंडीशन समझ में आएगी रशिया के अंदर, तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में रशियन रेवोल्यूशन का रूट कॉज क्या था। तो पहला जो पॉइंट है उसमें ये कह रहे हैं, द इन क्राफ्ट यूनिट स्मॉल वर्कर्स, स्मॉल वर्कशॉप्स, द वर्किंग डे was of 15 hours compared with 10 to 12 hours in factories. देखो वैसे तो 10 से 12 घंटे काम करना भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 12 घंटे कंटिन्यूटी में आपने काम करना है, तो आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी होता है, 12 आवर्स हम कंटिन्यूटी में क्यों काम करें, वी विल बी वर्किंग ओनली फॉर 6 आवर्स और ओनली फॉर 8 आवर्स, आप लोग ऐसे ही बोलोगे। लेकिन वहां के रशिया के अंदर आप कंडीशन समझिए कि फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे। और वही कोई क्राफ्ट यूनिट है, क्राफ्ट यूनिट मतलब हैंडीक्राफ्ट का सामान बन रहा है या लकड़ी से कुछ बनाया जा रहा है या कुछ भी क्राफ्ट का बन रहा है, तो उसके अंदर कितने घंटे काम करना पड़ रहा है, 15 घंटे काम करना पड़ रहा है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर 15 आवर्स काम करना है एंड यहाँ पर 10 to 12 आवर्स काम करना है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये दिखा रहे हैं कि रशिया के अंदर जो लेबरर्स की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर 10 to 12 आवर्स और यहाँ पर 15 घंटे क्राफ्ट का काम करें तो 15 घंटे, 10 से 12 घंटे फैक्ट्रीज में। अगर मैं आपसे एक दिन में 12 घंटे कंटिन्यूटी में काम करा लूं तो आप बोलोगे कि ये दीदी तो बहुत ही बुरी है, ठीक है। तो सिमिलर मैनर में वहां के रशिया के अंदर लेबरर्स क्या बोल रहे हैं कि जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बहुत ही बुरे हैं, तो हमें रेवोल्यूशन करने की नीड है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स है उनकी अकोमोडेशन कैसी है। पहले तो 15-15 घंटे काम करा रहे हैं। दूसरी चीज, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने का तरीका, जो रहन सहन है। तो अकोमोडेशन मीन्स कि वहां पे उनको लिविंग स्पेस कैसा दिया गया है। सो अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज, ठीक है। तो कमरे होते थे, किसी किसी को कमरे मिलते थे और किसी किसी को डॉर्मेट्रीज में सोना पड़ता था। नाउ व्हाट आर डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्रीज क्या होता है, तो एक बहुत बड़ा सा रूम होता है जिसके अंदर एक के साथ साथ में लोग सो रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे लाशें बिछी हो ना एक साथ में, इस तरीके से लगता है, बट हमें ऐसा नहीं कहना है। बट बेसिकली क्या होता है, स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी। लाइक वन बेड इज ओवर हियर, देन अनदर बेड इज ओवर हियर, और बेड भी नहीं है बेसिकली, वो नीचे ही लोगों ने अपना गद्दा वगैरह बिछाकर वो सो रहे ऐसे इस तरीके से। तो बेड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सोचो कितनी खराब कंडीशन में इंडस्ट्रीज के लेबरर्स रह रहे हैं कि उनको एट लास्ट रेवोल्यूशन करना पड़ता है। पेजेंट्स की कंडीशन तो आप इतनी समझ ही चुके हो कि वो बेचारे नोबल से इतने दुखी थे कि पेजेंट्स ने लैंडलॉर्ड्स को मर्डर करना स्टार्ट कर दिया रशिया के अंदर। आप समझो कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि किसी किसी को रेयरली किसी को रूम मिलता था, वरना ज्यादातर लोगों को डॉर्मेट्रीज में सोना पड़ रहा है, यानी कि एक के साथ एक सो रहा और वो भी नीचे चटाई बिछा के जैसे बेचारे सो रहे हैं, ठीक है। अब आगे विमेन की कंडीशन।
इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विमेन भी काम कर रही हैं एंड बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम विमेन की कंडीशन को एम्फेसाइज करेंगे यहाँ पर कि विमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स। 31% कौन थी? विमेन थी। फैक्ट्री के अंदर जो लेबर फोर्स थी उसमें से 31% इज विमेन। बाय 1914, 1914 तक 31% कौन थी? फैक्ट्रीज के अंदर विमेन थी। एंड वर पेड लेस देन मेन, और उनको जो सैलरी मिलती थी या जो उनको अलाउंसेस मिलते थे वो मेन से कम थे। ठीक है, तो so now we are going to start with point number 4 कि divisions among workers showed themselves in dress and manners too। यानी कि जो वर्कर्स थे उनके अंदर डिवीजन देखा जाता था इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। यानी कि अगर कोई स्किल्ड लेबरर है तो उसके कपड़े अलग हैं, पहनने का वेयरिंग अलग है, यानी कि यूनिफॉर्म अलग होती होगी। ठीक है, और उनके मैनर्स भी अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं नॉर्मली कोई भी कंट्री का सिचुएशन लेकर हम बात करें तो ऑब्वियसली कोई स्किल्ड लेबरर है तो उसका बात करने का तरीका अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, या फिर उससे भी कोई हाई टेक्नीशियन है तो उसका एकदम अलग होगा, या एकदम ही कोई बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं तो उनका बात करने का या मैनर्स उनका अलग होगा। तो सिमिलर मैनर में रशिया के अंदर भी जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो कपड़ों में भी अलग थी। यानी कि अगर कोई स्किल्ड लेबरर है तो उसका अलग वर्किंग कंडीशन है, कोई नॉर्मल ऐसा टेक्नीशियन है उसका अलग है, और मैनर्स में भी वो लोग अलग अलग थे। ऑब्वियसली दे आर ट्रेन्ड इन सच वे एंड ऑर्डर कि किस तरीके से किसको कैसे बिहेव करना है। अगला पॉइंट जो है, वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस। अब वर्कर्स ने क्या किया? कोई इनकी मदद नहीं कर रहा, तो वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स। अब वर्कर्स ने खुद ही एसोसिएशंस बना दी लोगों को हेल्प करने की, टू हेल्प मेंबर्स ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड ड्यूरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स। मान लो अगर मेरा कोई फ्रेंड है वो अनएम्प्लॉयड है और उसके घर में कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आई है तो मैं उस फ्रेंड को ऑब्वियसली हेल्प करूंगी, है ना। तो सिमिलर मैनर में वर्कर्स ने क्या किया? एसोसिएशंस बना दी और आपस में ही एक दूसरे को मदद करने लगे। उसके बाद आगे, डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when disagreed with employers about dismissal और वर्क कंडीशंस। ठीक है, कि डिस्पाइट डिविजन्स के बावजूद जो वर्कर्स थे वो इकट्ठे हो जाते थे स्ट्राइक के लिए। मान लो एक वर्कर है जो कि स्किल्ड है, काफी उसको आता है, एक टेक्नीशियन है, एक ट्रांसपोर्ट वाला वर्कर है, एक वर्कर है जो कि इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ सामान उठाकर रख रहा है। तो अलग अलग वैरायटी के वर्कर्स हैं, तो वो सारे वर्कर्स एक ही कॉमन मुद्दे पे इकट्ठे जब स्ट्राइक करने आते थे तो वो इकट्ठे कलेक्टिवली दे केम टुगेदर एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द कॉमन कॉज। वो कॉमन कॉज के अगेंस्ट स्ट्राइक करते थे कि वर्क कंडीशंस अगर अच्छी नहीं है तो सारे वर्कर इकट्ठे हो जाते थे। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबरर्स इन रशिया। इंडस्ट्री के अंदर लेबर्स की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो हम ये देख रहे हैं कि सिंस वर्कर्स की कंडीशंस अच्छी नहीं है, पेजेंट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल सिनारियो तो वैसे ही खराब हो चुका है क्योंकि जार निकोलस ने तबाही मचा दी है। ठीक है, सोशल कंडीशन अच्छी नहीं है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स चर्च है, क्रिश्चियनिटी है, ये वो डिविजन्स है। तो आप देखेंगे पॉलिटी में गड़बड़ हो गई, सोसाइटी में गड़बड़ हो गई एंड इकोनॉमी में गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब हर जगह गड़बड़ है तो क्या होगा? रेवोल्यूशन आएगा। तो रशिया के अंदर क्या हुआ? सोशल सिनारियो एकदम खराब, पॉलिटिकल सिनारियो एकदम खराब, इकोनॉमिक सिनारियो एकदम खराब। तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव revolution in Russia that we are going to study in our next video. I hope you have understood the causes of the Russian Revolution
कि क्या क्या मेन कॉजेज रहे होंगे। आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लिख सकते हैं। एंड अनदर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिसको इस वीडियो की नीड है वो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड आई होप कि ये एक मीडियम है टू इम्पार्ट फ्री एजुकेशन, क्योंकि हर बच्चा तो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकता या हर फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज फॉर देम, सो फॉर देम ओनली वी आर जस्ट on our mission to impart education. Thank you so much. Have a great day.